दोस्तों आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने आ रहे हैं अगला चैप्टर। तो उसमें अदिश राशि सदिश राशि के बारे में बताएंगे। तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। अदिश व सदिश राशियां। अब दोस्तों अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इनकी ये होती है, अदिश को स्केलर कहा जाता है और सदिश को वेक्टर कहा जाता है, तथा राशियां जो होती हैं राशियों को हम क्वांटिटीज कहते हैं। इसीलिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब दोस्तों पढ़ते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियों में दो चीज़ हमेशा मान रहती है, एक प्रेक्षण होता है, एक माप होता है। पहले हमने किसी चीज़ का प्रयोग किया तो ये प्रेक्षण कहलाएगा, और प्रयोग करने के बाद उसका क्या परिणाम निकला ये हमारी माप कहलाएगी। तो इन दोनों चीज़ से मिलकर हमारी भौतिकी राशि भौतिक बनता है, भौतिकी राशि बनती है। तो उसी टाइप से हमारा है अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। ये होती क्या क्या है दोस्त, होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सदिश के बारे में पढ़ लेते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ दोस्तों जिनके माप करने में, जिनके प्रेक्षण में हमको इनका माप इधर परिमाण, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशि कहा जाता है। इनको बीजगणितीय रूप से, इनका जो क्रम है वो बीजगणितीय क्रम पे, ये बीजगणितीय क्रम का जो बीजगणितीय नियम होते हैं उनका पालन करती हैं साधारणतः। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले परिमाण व दिशा ये दोनों पर डिपेंड होती हैं। सेकंड चीज है कि ये बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं, बीजगणितीय नियम का पालन करती है। और थर्ड हम देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में आपको बताऊंगा। वेग, विस्थापन, कार्य आदि इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। और वहीं पे जो समय सेकंड राशि है वो अदिश राशि है, उसको क्या, वो किससे रिप्रेजेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों, तो अदिश राशि है जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको व्यक्त करने के लिए ओनली उनका परिमाण ही हमारे लिए काफी है। और जो गणितीय नियमों का पालन करती है, गणितीय नियमों का पालन करती हैं, और जिनको व्यक्त करने में सिर्फ उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जो गणितीय नियमों का पालन करते हैं उनको अदिश राशि कहा जाता है। इसकी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं चाल, दूरी और काफ़ी अन्य एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों इसके। उनमें से विभव, विद्युत धारा भी आते, विद्युत धारा और दाब भी आता है। विद्युत धारा, दाब आदि। दोस्तों कुछ राशि तो ऐसी होती हैं जो पूर्ण रूप से परिमाण व दिशा द्वारा भी प्रदर्शित नहीं की जा सकती, वो उन्हें प्रदिश राशि कहते हैं। एक नई राशि और आती है दोस्तों, प्रदिश। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम जानेंगे दोस्तों। टेंसर क्वांटिटी, ये हमें टेंसर क्वांटिटी हमारा ऊपर लिखा ही है, उस वो देख लीजिए। जो प्रदिश के इंग्लिश में कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, इनको पूर्ण रूप से परिमाण व दिशा द्वारा भी व्यक्त नहीं की जा सकती, द्वारा भी
व्यक्त नहीं की जा सकती। इसके एग्जाम्पल ऐसी कौन से, इसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तो इससे एग्जाम्पल आता है जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल आदि। एग्जाम्पल जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल आदि। तो दोस्तों अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे दोस्तों इसको ये सदिश से संबंधित कुछ बिंदु देखेंगे, हम कुछ पॉइंट देखेंगे। उनमें पहला पॉइंट है सदिश निरूपण। अर्थात दोस्तों सदिशों को निरूपित कैसे किया जाता है, उनको व्यक्त कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सदिशों को एक तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिश राशि को मोटे अक्षर के ऊपर बाण लगाकर लिखी जाती है। कोई भी सदिश राशि है उसको जो मोटा अक्षर मतलब जो कैप उसका सदिश है उसको एक कैप मोटे अक्षर के ऊपर बाण लगा व्यक्त की जाती है। मान लीजिए एक कोई सदिश राशि है तो इसको हम ए वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए माना हमने कोई राशि मान ली ए, अब इसको निरूपित करना है तो इसको ए वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और हम इसको डायग्राम के द्वारा समझाया जाए तो मान लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के रूप में है और इसके रूप में व्यक्त करनी है। तो तब दोस्तों ए वेक्टर इक्वल टू ये माना तो इसका ये बिंदु है जो अंतिम बिंदु होगा वहाँ पर तीर का चिन्ह लगा देंगे हम। ये अंतिम बिंदु है, हमेशा याद रखिए दोस्तों अंतिम बिंदु पर तीर का चिन्ह लगता है। बिंदु किसी सदिश के अंतिम बिंदु पर तीर का चिन्ह लगता है। अब प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा शून्य सदिश या रिक्त सदिश। ये क्या होता है दोस्तों? शून्य सदिश अगर इंग्लिश में बोले दोस्तों तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। वहीं दोस्तों अगर सदिश निरूपण को इंग्लिश में बोला जाए तो उसको कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो शून्य सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसमें कोई दिशा नहीं होती, जो इसका प्रारंभ बिंदु ही अंतिम बिंदु है उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। अर्थात और नहीं अगर अलग भाषा में बोला जाए तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से लिखा जाता है तथा इसके अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो शून्य सदिश कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इसे जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका प्रारंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु या फिर इसको स्टेप कहते हैं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। अंतिम बिंदु संपाती होते हैं।
थर्ड पॉइंट, उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो दोस्तों यह है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, अर्थात इसकी दिशा अनिश्चित होती है। दिशा अनिश्चित होती है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, वो है एकांक सदिश। ये क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश इसको इंग्लिश में बोले तो हमारा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसको एकांक सदिश कहते हैं। परिमाण 1 होता है इसका, एकांक सदिश कहलाता है। सेकंड पार्ट से दोस्तों हमने मान लिया कोई हमारा सदिश ए वेक्टर है और इसकी दिशा भी, सदिश हमारा कोई ए वेक्टर है जिसकी दिशा भी ए की दिशा में है, तो अब इसके कंडीशन, इसके अनुरूप इसका एकांक सदिश निकलेगा हमारा ए कैप। हमेशा एकांक सदिश को उसके सदिश के ऊपर कैप लगा प्रदर्शित किया जाता है। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, जहाँ इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। परिमाण को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ ये परिमाण है, ये दिशा है, सॉरी सदिश है हमारा, ये हमारा सदिश है। सदिश तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये निकला ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, या फिर परिमाण को सभी व्यक्त कर सकते हैं तो उसको भी हम यही बोलेंगे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। अगर हिंदी में बोले तो एकांक सदिश बराबर सदिश अपॉन सदिश उसका परिमाण, सदिश का परिमाण। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा इसमें सदिश के न्यूजर में, फोर्थ पॉइंट है लंब कोणीय सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश जिसको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके फ्रेंड, तो ये क्या होता है, हम लंब कोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के अनुदेश एकांक सदिशों को क्रमशः किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए है। तो लंब कोणीय अक्षों, मैं आपके लिए यहाँ पर कहता हूँ, लंब कोणीय अक्ष एक्स अक्ष, ये हम जानते हैं दोस्तों, वाई अक्ष, 3 टाइप के अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो जेड अक्ष को जिस टाइप से लिखा जाता है, जिस टाइप से एकांक सदिश से निरूपित किया जाता है के अनुदेश, एकांक सदिशों को, इनके जो अनुदेश होते हैं सदिश के अनुदेश एकांक सदिशों को आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही मैं आपको बताऊंगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, से
व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपके लिए मैं वो पिक्चर बना के दिखाता हूँ। हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारा वो पॉइंट है, यहाँ पे 0,0 उसका मान होता है। ये वाई अक्ष मान लीजिए, ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है, तो ये हमारी जेड अक्ष होगा। ये हमारा जेड अक्ष है। तो अब इनके अनुदेश, ये तीनों हैं, इन तीनों के अनुदेश, इनके अनुदेश जो एकांक वेक्टर होंगे, वो एकांक सदिश होंगे, उनको किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे इसके टाइप में, तो इसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वाई के अनुदेश के कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके अनुदेश जो है उसको, सॉरी, एक्स अक्ष वाले को आई कैप, वाई अक्ष वाले को जे कैप, और जेड अक्ष वाले को के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट लेके इस चैप्टर का, तब तक के लिए धन्यवाद।